हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के कुछ ऐसे प्रश्नों की। तो देखिए, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो आपका बीपीएससी का पेपर है 15 दिसंबर को। इसके अलावा ईएमआरएस की जो आपकी परीक्षा है पीजीटी की, वो भी आपकी 16 दिसंबर को है। यानी ये दोनों परीक्षाएं जो है आपकी आने वाले समय में है। तो ऐसे में कुछ ऐसे प्रश्नों को हम करते हैं जो आजकल की परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। यानी कि आजकल का जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इस टाइप के की तथ्य कि कुछ आपको दे देंगे प्रश्न, 1 2 3 4 ऑप्शंस दे देंगे और पूछेंगे कि निम्न में से क्या सही नहीं है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो आजकल की परीक्षाओं में कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहे हैं। तो आज हम इन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे ताकि जो आपकी ये दोनों परीक्षाएं होने वाली है उसमें ये प्रश्न आपके बहुत ही काम आएंगे। क्योंकि प्रश्नों का जो आधार है, क्योंकि दोनों ही परीक्षाएं, चाहे हम बात करें ईएमआरएस की या फिर बात कर ले बीपीएससी पीजीटी की, तो दोनों ही लेवल में हम कह सकते हैं कि पीजीटी की परीक्षा है। और पीजीटी का जो प्रश्न का स्तर है, यहाँ पे आप सभी ने बीपीएससी का 9th-10th का स्टैंडर्ड देखा कि किस स्तर से पूछे जा रहे थे, वहीं पे 6 से 8 का भी स्तर देख लिया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कक्षा 11 और 12 का है, हालांकि 9th-10th का जो पेपर था वो काफी इजी आया था 6 to 8 के मुकाबले। तो चलिए, जो भी था, यहाँ पे बात हो रही है पीजीटी की, तो पीजीटी का पेपर भी कुछ इसी हिसाब से आएगा और इसी प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो चलिए, परीक्षा से पहले इन प्रश्नों को जरूर हल करके देखिएगा। चलिए, अपने प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न पूछा गया है कि आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषयक कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो यहाँ मैं बात करूं तो अमीर खुसरो से एक प्रश्न आपका जरूर पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो यहाँ पे उनके बारे में कौन सी चीजें सही नहीं है। उनकी पहेलियां, मुकरियां और दो सखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। तो ये बात तो सही है कि उनके द्वारा जो लिखित है, उन्होंने पहेलियां लिखी हुई है, मुकरियां और दो सखने ये लिखे हुए हैं, तो ये प्रसिद्ध है, ये कथन सही है। नेक्स्ट है, उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी, तो ये भी सही है क्योंकि इनके द्वारा ही क्या है, खड़ी बोली की शुरुआत जो है इनके काव्य में हमें आदिकाल में देखने को मिलती है। उन्होंने नवजीवन के साथ घुल मिल कर काव्य रचना की, तो ये भी बात सही है। तो उनके द्वारा जो लिखा गया वो क्या है, नवजीवन से संबंधित है, लोगों के जीवन से संबंधित है। नवजीवन ने जनजीवन यानी लोगों के सामान्य जो चीजें उनसे संबंधित कर लिया है। तो तीनों ही कथन सही है। चौथा है, उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था, तो केवल उनका उद्देश्य धर्मोपदेश यानी उपदेश देना मात्र नहीं था, उसके माध्यम से वो मनोरंजन भी कर रहे थे, लोगों को सिखा भी रहे थे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद बरदाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो चंद बरदाई से भी प्रश्न आपका पूछा ही जाता है, और चूंकि ये परीक्षा आपकी पीजीटी से है तो आपके लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप स्वयं समझ सकते हैं। तो पहला है, केवल कवित्व के रचयिता है। तो क्या चंद बरदाई केवल कवित्व के रचयिता है? तो ऐसा तो नहीं है। हिंदी के प्रथम महाकवि हैं, तो ये कथन सही है। केवल दूहा और तोमर के रचयिता हैं, तो ये भी बात सही नहीं है। व्याकरण में पारंगत है, तो ये बात सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4 यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका अमीर खुसरो से संबंधित है कि अमीर खुसरो, उसमें आपने क्या पढ़ा कि तथ्य सही नहीं है। यहाँ हमें वो तथ्य बताना है जो सही है। तो पहला है, उनका जन्म पटियाला में हुआ था, तो ये कथन सही है नहीं। अगर मैं बात करूं कि ये कथन क्यों सही नहीं है, तो उनका जन्म जो है पटियाला नहीं बल्कि पटियाली में हुआ था, तो ठीक है। तो यहाँ पे पटियाला ध्यान रखिएगा, पटियाला नहीं बल्कि उनका जन्म जो है पटियाली में हुआ था। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, तो ये तो बात सही है। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे, तो ये भी बात सही है।
उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे जो कुछ भी पूछना हो फारसी में पूछो। देखिए, उन्होंने स्वयं के लिए ये तो कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुझसे जो कुछ भी पूछना है फारसी में पूछो। तो हमारे ये दोनों कथन जो है गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा और तीसरा कथन जो है सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही है? तो यहाँ हमें रहीम के बारे में बताना है, और वो भी किसके अनुसार? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। तो ये बात सही है, क्योंकि हमें यहाँ सही कथन ढूंढना है। चलिए, हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के। सही नहीं है। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। ये कथन सही है। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। तो ये बात सही है। जब इनसे कोई कुछ मांगने आता तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। तो ये कथन हमारा गलत है। तो यहाँ पे हमारे 3 कथन सही है। ए सही है, सी सही है और डी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा, नीचे देख लेते हैं, ए सी डी था, तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कबीर के संदर्भ में। तो चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ जो कथन दिए गए हैं उसमें से कबीर के बारे में कौन सी बात असत्य है? कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। सही है। काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। तो ये कथन जो है गलत है, क्योंकि काव्य रचना करना ही कबीर का लक्ष्य नहीं था, बल्कि लोगों को संदेश देना, जागरूक देना जो है, करना जो है उनका लक्ष्य था। जो ये पाखंड सब चल रहे थे, समाज में व्याप्त थे, उनके प्रति जो कबीर का जो लक्ष्य था उन सभी का खंडन करना था, ना कि काव्य रचना करना। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है। तो ये कथन सही है। कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया है। तो ये भी कथन सही है। तो हमारे यहाँ पे जो है असत्य कथन ढूंढना है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे आपको वो कथन ढूंढना है जो संत काव्य के संबंध में गलत हो। संत काव्य आत्मानुभूति पर बल देता है। सही है। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध है। सही है। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है। तो ये कथन तो बिल्कुल गलत है। अगर आप सिर्फ कबीर के बारे में जानते हैं तब भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि कबीर स्वयं जो है वो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो शास्त्रीय ज्ञान को संत काव्य में फिर कैसे स्थान मिल सकता है? तो यहाँ पे ये कथन गलत है। चलिए, संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा थी। तो ये कथन सही है। तो यहाँ पे हमें गलत कथन ढूंढना है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। सही है। सत्संग और नाम स्मरण पे वे बल देते थे। सही है। नेक्स्ट है, वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे। तो ये बात सही है। विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। तो ये बात गलत है, क्योंकि उन्होंने इन चीजों का, मूर्ति आदि पूजा का, इन सब का जो है उन्होंने खंडन किया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य है। तो क्या है? यह 12 मासा शैली में लिखा गया है। सही है। 12 मासा की शुरुआत जायसी ने की। तो ये कथन गलत है, क्योंकि इससे पहले भी जो काव्य रचनाएं हुई है उसमें हमें 12 मासा का वर्णन देखने को मिलता है। जायसी ने जेड़ असारी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है। तो ये भी कथन गलत है, क्योंकि 12 मासा, तो क्या शब्द आ रहा है? 12, तो 12 ही मास होंगे। तो यहाँ पे 13वां लिखा हुआ है, तो ये कथन तो गलत ही हो गया।
चलिए, नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है, तो ये कथन भी सही है। तो यहाँ पे 1 और 4 ये 2 कथन सही है, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जायसीकृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है? तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। ये कथन गलत है, क्योंकि इसमें जो है हमें तुलसी का अनुकरण जो है इनके द्वारा नहीं किया गया है। ठीक है, यह एक प्रेमाख्यान काव्य है। यहाँ पे हमारा उत्तर तो यही है, क्योंकि हमें गलत कथन ढूंढना है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, ये गलत है। यह एक प्रेमाख्यान काव्य है, सही है। इसकी भाषा ठेठ अवधी है, जबकि तुलसी की जो भाषा है वो परिनिष्ठित अवधि है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है, तो अनुकरण तो हो ही नहीं सकता। और तुलसी जो है राम कथा पर आधारित, तो उन्होंने रामचरितमानस लिखा है, लेकिन ये जो है दोहा चौपाई शैली में नहीं लिखा गया है। पहली बात, इसमें नागमती वियोग वर्णन प्रवास जन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है, तो ये कथन सही है। हमारा उत्तर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट है। अब यहाँ पे बाकी कुछ और भी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि पद्मावत में खंड अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसमें खंडों की बात करें तो इसमें 57 खंड है, और इसका प्रिय अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। कई बार पूछ लेते हैं कि इसमें क्या जो है प्रिय अलंकार है, तो इसका प्रिय अलंकार जो है वो उत्प्रेक्षा है। पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी है। रतन सेन जो है वो राजा होते हैं, उनकी पत्नी होती है नागमती, लेकिन हीरामन तोते द्वारा जब पद्मावती की जो सुंदरता का वर्णन रतन सेन के सामने किया जाता है, तो वो पद्मावती से विवाह करने के लिए निकल पड़ता है, और यहाँ पर उनकी पत्नी जो विरह वेदना झेलती है, जिसका वर्णन हमें नागमती वियोग में देखने को मिलता है। ठीक है, पद्मावत की कथा पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध जो है वो ऐतिहासिक है, तो सही है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। तो ये सब जो है इसके मुख्य पॉइंट्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागमती वियोग खंड से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पे कुछ और बातें हैं, क्योंकि ये प्रश्न भी बार बार जो है इस प्रकार के पूछे जाते हैं। जायसी के 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया गया है, सही है। यह वियोग प्रवास जन्य विरह के अंतर्गत ये भी कथन सही है। नेक्स्ट है कि यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है, तो ये कथन जो हमारा गलत है। यह जो है आषाढ़ मास से जो है शुरू होता है। ठीक है, चलिए, इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख जायसी ने किया है, तो ये कथन सही है। तो हमें क्योंकि गलत कथन ढूंढना है, तो वो है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, नाभादास कृत भक्तमाल से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे हमें नाभादास कृत भक्तमाल संबंधित बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। यह भक्तिकालीन भक्तों के संबंध में प्रामाणिक रचना मानी जाती है, सही है। इसके पूर्वार्ध में कलयुग से पहले के भक्तों का उल्लेख मिलता है, ये बात सही है। इतिहास की दृष्टि से इसका उत्तरार्ध अधिक महत्वपूर्ण है, ये बात सही है। उत्तरार्ध में मध्यकालीन भक्तों संतों का विस्तृत जीवन वृत्त दिया गया है, तो ये बात जो है गलत है। अब क्यों है, चलिए डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर मैं आप ठीक है। उत्तरार्ध में मध्यकालीन भक्तों का विस्तृत जीवन वृत्त दिया गया है। नाभादास कृत जो ये कथन है वो गलत है। प्रथम में यानी इसके जो पहले में है, छप्पैयों के माध्यम से रामानुजाचार्य से पूर्व के सभी प्रकार के भक्तों के नामों का स्मरण मात्र जो है दिया गया है। पहले में एक एक कवि या भक्त पर एक पूरा छप्पई, जिसमें एक भक्त कवि के विशिष्ट गुणों पर जो है इसमें प्रकाश डाला गया है। एक छप्पई में यण होते हैं जिसमें किसी कवि की जीवनी नहीं आ सकती, इसे जीवनी साहित्य नहीं कहा जा सकता। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो हमारा डी ऑप्शन था, इसमें क्या है, कवि के गुणों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, एक एक कवि या भक्त के पर जो है पूरा
छप्पई डाला गया है, गुण उसके गुणों पर प्रकाश डाला गया है। और जब छप्पई में लिखा जाता है कोई चीज, उसमें यण होते हैं, तो उसमें कवि की जीवनी नहीं आ सकती। तो ये जो है जीवनी साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो है वो गलत था। ठीक है, नेक्स्ट है भक्ति कालीन राम काव्य धारा के विषय में असंगत है। तो राम काव्य के यहाँ पे प्रश्न है कि राम काव्य परंपरा यानी धारा के विषय में क्या कथन असंगत है। इस साहित्य में तुलसीदास का प्रमुख स्थान है, तो ये कथन तो सही है। इसमें लोक संग्रह की भावना है, ये भी कथन सही है। यह काव्य अवधि और ब्रज दोनों में रचित है, तो ये भी बात सही है। यह कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि राम काव्य धारा की जब हम बात करते हैं तो इसमें सभी प्रकार की शैलियां जो है देखने को मिलती है। और तुलसीदास के पदों की जब बात होती है तो उनकी रचना में विद्यापति और सूरदास की जो गीत पद्धति है उसका समावेश मिलता है। जो समन्वय की भावना है वो हमें देखने को मिलती है। भाषा की बात करें तो अवधि और ब्रज दोनों ही भाषा हमें देखने को मिलती है। ये इसकी देख सकते हैं मुख्य विशेषताएं। लोकमंगल की भावना, अवधि और ब्रज दोनों भाषाओं के बोलता है। समन्वय की भावना, प्रबंध एवं मुक्तक काव्य की प्रवृत्ति जो है अपनाई गई है। चलिए नेक्स्ट है तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या प्रतिपादित किया है। तो ज्ञान की अपेक्षा भक्ति सुसाध्य और आशु फलदायिनी है, सही बात है। कलयुग में असंतों की संगत लाभदायक होगी, तो बिल्कुल नहीं होगी। गलत लोगों का साथ कभी भी लाभदायक नहीं होता, चाहे वो कलयुग हो या कुछ और हो। कलयुग में मनुष्य वर्ण धर्म और आश्रम का पालन करने वाले होंगे, तो बिल्कुल नहीं होंगे। कलयुग में लोग लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होंगे और माता पिता तथा गुरु का अनादर करेंगे, तो ये बात सही है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट हो जाएगा 1 और 4। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास के विषय में कौन सा कथन सही है। ये कुंभन दास के पुत्र थे, सही है। इनकी भाषा तत्सम प्रधान थी, तो नहीं, ये कथन गलत है। ठीक है, इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं। हितजू को मंगल इनकी काव्य कृति है, तो ये कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, क्योंकि इनकी हमें एक ही कृति मिलती है, हितजू को मंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है 1 और 4 जो है वो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नंददास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में कौन सा कथन सही है। सही नहीं है, तो नहीं वाला हमें कथन ढूंढना है। वे गोस्वामी विठलदास के शिष्य थे, सही है। अष्टछाप के कवियों में वे ही सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अष्टछाप में और भी कवि जो है वो प्रसिद्ध हुए हैं। उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना रास पंचाध्यायी और भंवर गीत है, ये भी सही है। रस मंजरी नायक नायिका भेद से संबंधित है, ये भी कथन सही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है मीरा की कविता के संबंध में अनुपयुक्त है। मीरा के संबंध में क्या अनुपयुक्त है। मीरा के काव्य में बिजोह की तड़पन ज्यादा है, सही बात है। मीरा का प्रेम परिवार से निरंतर तिरस्कार पाता है, सही है। मीरा के काव्य में रहस्यानुभूति मिलती है, ये भी सही है। मीरा का विद्रोह साध्य है, साधन नहीं है, तो ये कथन जो है अनुपयुक्त है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मीरा से संबंधित कुछ और बातें देख लेते। देखिए डॉक्टर शिव कुमार शर्मा मीरा के काव्य के संदर्भ में लिखते हैं, मीरा का काव्य आंसुओं के जल से सिक्त पल्लवित एवं पुष्पित प्रेम बल के मनोहारिणी सुगंध से सुवासित है। यानी कि यहाँ जो कथन है कि मीरा का जो विद्रोह है वो क्या है, साध्य नहीं है, साधन है, कथन गलत है। ठीक है, उनकी आत्मा उनके आराध्य गिरधर नागर के विविध अनुभवों से विकसित और समृद्ध है।
अगला है रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषताएं है। अब रास पंचाध्यायी किसकी है? नंददास की रचना है, ठीक है। अब इसके विषय में क्या प्रमुख विशेषताएं हैं या क्या बात है, चलिए देखते हैं। यह रोला छंद में लिखी गई है, सही है। इसमें कृष्ण की रास लीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है, सही है। इसमें अनुप्रासादी युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है, सही है। इसमें दूढ़ारूढ़ कल्पना दिखाई पड़ती है, तो ये कथन हमारा गलत है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा 1, 2 और 3, ठीक है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट है। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही है? तो यहाँ हमें सही वाले कथन ढूंढने हैं। उन्होंने विठल नाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा के पदों को गाया है, तो ये कथन जो है सही नहीं है। उन्होंने भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है, सही है। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर में गाया है, सही है। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है, तो ये तीनों कथन जो है हमारे सही है, यानी 2, 3, 4 ये सही है। और ये नहीं है कि उनको आज्ञा मिली, विठल नाथ ने आज्ञा दी तब उन्होंने गाया है, तो ये कथन सही नहीं है, ठीक है। और सूरदास वैसे भी बात करें तो कुंभन दास के शिष्य के विठल नाथ के शिष्य नहीं है। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि केशवदास के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो केशवदास के विषय में कौन सी बात सही नहीं है? रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है। चलिए नेक्स्ट है। इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है, तो ये कथन सही है। चमत्कार प्रदर्शन के कारण इनकी रचनाओं में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष जो है प्रधान हो गया। तो देखिए जो केशवदास है रीतिबद्ध कवि है, और रीतिबद्ध जो कवि है उनमें हमें चमत्कार प्रदर्शन की चीजें जो दिखाई देती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन भी हमारा सही है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाल लक्षण ग्रंथ है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट है। कौन सा कथन भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के संबंध में सही नहीं है? इनकी कविता वीर रस प्रधान है, तो ये कथन तो सही है। शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य है, क्योंकि अब नेक्स्ट है शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य है। अब प्रबंध काव्य की बात की है तो देखिए जो इनका शिवराज भूषण है वो क्या है? अलंकार ग्रंथ है, ठीक है। क्या है? अलंकार ग्रंथ है। तो यहाँ पे आपका यही ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। और वहीं पे जो ये छत्रसाल दशक है ये क्या है? राजा की प्रशंसा के जो ये छत्रसाल राजा थे उनकी प्रशंसा के संदर्भ में इन्होंने रचना की है, तो प्रबंध काव्य तो हो ही नहीं सकता। ये क्या है? और प्रशंसा करने को क्या बोलते थे? प्रशस्ति परक, ठीक है। यहाँ मैंने गलत लिख दिया, तो सुन लीजिए। ये क्या है इसका? प्रशस्ति परक, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ सही से। ये जो रचना थी क्या है? प्रशस्ति परक। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रचना क्या है। तो शिवराज भूषण क्या है? अलंकार ग्रंथ है। और छत्रसाल दशक जो है राजा छत्रसाल के विषय में है, तो ये एक प्रशस्ति परक है, तो ये प्रबंध काव्य नहीं है। रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी, ये भी सही है। रीतिकार के रूप में इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली है, तो ये भी कथन सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है घनानंद के कविता के संबंधित तथ्य सही नहीं है। तो घनानंद के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सही तथ्य है, हमें सही वाला कथन ढूंढना है। घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं, तो सही है। घनानंद ने सिर्फ कवित्व सवैयों की रचना की है, तो ये कथन गलत है। घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी हो सकता है, तो ये कथन सही है। घनानंद की कविता अविधा मूलक है, तो ये कथन जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा
एक और 3। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से महाकवि बिहारी और उनकी सतसई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि बिहारी ने क्या लिखा हुआ है, बिहारी सतसई लिखा हुआ है, तो इसमें केवल प्रकृति का चित्रण जो है आलंबन रूप में किया गया, सही नहीं है। लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्र ज्ञान तीनों का सुंदर समन्वय सतसई में देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। अनुभवों के चित्रण में बिहारी सिद्धस्त थे, सही है। सतसई में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पे हमें गलत कथन ढूंढना है, तो वो है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है,